हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था और केस नंबर 1 समझाया था मोशन अंडर ग्रेविटी का, जब ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जांपल ऑफ मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जांपल ऑफ मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन का यूनिफॉर्मिटी वेलोसिटी से पता चलता है। तो बताइए, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये तो वही बात हो गया कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें फिक्स्ड टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमने देखा था x, 3x, 5x, 7x, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में, नेट 5 सेकेंड में, नेट 6 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है x/4x, 9x, 16x, 25x एंड एक्सेट्रा। अच्छा, टाइम का रेशियो इन अ फिक्स डिस्टेंस इंटरवल, ये भी हमने पढ़ा था 1:√2 - 1। अगर कंप्लीट जर्नी में टाइम t लगता है तो फर्स्ट हाफ में टाइम लगेगा t/√2 एंड सेकेंड हाफ में लगेगा t - t/√2। ये केस 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि आपको याद रखना चाहिए? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यहां भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ड्रॉप किया है, राइट। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैं थ्रो करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ग्राउंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने का तो ऑप्शन भी नहीं है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्शन थर्ड केस है हमारा, ठीक है ना। चलो, ऑब्जेक्ट को यहां से u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन कि u मस्ट बी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन इन फैक्ट स्केप वेलोसिटी। ये मैंने आपको समझाया था। और जब तक एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर ना किया जाए, आप एयर रेसिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट मानेंगे। खुद से एयर रेसिस्टेंस नॉन जीरो वैल्यू नहीं होगा, एयर रेसिस्टेंस हमेशा क्या होगा? जीरो। दूसरी बात, ये ऊपर जाता जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा, दैट मैक्सिमम हाइट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ये 3 अप्रोक्सीमेशन हमने माना है। क्यों माना है? क्योंकि अगर ग्राउंड से ज्यादा हाइट पे चले गए तो बहुत ऊपर का मतलब 5-10 किलोमीटर नहीं, 200-400 किलोमीटर ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहता। और हमने यहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट माना है, मतलब अर्थ सरफेस के आसपास ही जाना चाहिए। चलो, यू वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर जाता जाएगा, कहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि जैसे मैंने ऊपर थ्रो किया है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, भाग ऊपर रहा है, तो वेलोसिटी ऊपर होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा। मतलब ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या ये रिटार्डेशन का केस है? एग्जैक्टली रिटार्डेशन का केस है। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव? तो एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना और निगेटिव होना, फर्स्ट केस में आपने देखा था, यही डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने यहां पर रेफरेंस लिया तो नीचे की तरफ पॉजिटिव माना था। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये कौन डिसाइड करता है? रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करता है। और रिटार्डेशन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? रिटार्डेशन होगा, ये डिसाइड करता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो भाई साहब यहां समझिए, ये रिटार्डेशन क्यों है? अब मैं, क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट है, अब मैं यहां पे रेफरेंस लूंगा। यहां पे रेफरेंस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने यहां से फेंका है, जहां से मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट को जहां से थ्रो करो वहीं पे रेफरेंस मानो। तो देखो भाई, ऊपर की तरफ मैं मानता हूं पॉजिटिव। बोलोगे सर क्यों मान रहे हो पॉजिटिव? क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो किसी टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो यहां से ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए और नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव मानिए। फिर से मैं कह रहा हूं, ये मैंने एज्यूम किया है। अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव मानूं, नीचे को निगेटिव मानूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होने की वजह से ये माइनस होगा और वेलोसिटी ऊपर होने की वजह से ये प्लस होगा। अब क्या ये रिटार्डेशन इस वजह से क्योंकि ये निगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, याद रखिएगा। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यही एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और ऑब्जेक्ट भाग भी नीचे रहा है, तो वेलोसिटी निगेटिव। क्यों भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है सर। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे जा रहा है, इसलिए निगेटिव। तो कई बार ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, यहां पे ये निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का रोल प्ले नहीं करेगा। दिस इज नॉट रिटार्डेशन, दिस इज एक्सेलरेशन।
ये रिटार्डेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर रिटार्डेशन? क्योंकि ये वेलोसिटी के पैरेलल है। तो यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन, सॉरी यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, बट यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन। क्लियर है ये बात? अब समझिए, ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर थ्रो किया, इस रिटार्डेशन की वजह से कंटिन्यूअसली इसका स्पीड कम होता जाएगा, लगातार इसका स्पीड कम होता जाएगा, फाइनली यहां पे रुकेगा। कहां रुकेगा? मैक्सिमम हाइट पे रुकेगा, तब तो ये यू टर्न लेके नीचे आएगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे रुकेगा, फिर वो रुक गया, और जिस इंस्टेंट पे रुका उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो है, एक्सेलरेशन तो जी होगा, क्योंकि फोर्स तो अभी भी नीचे लग ही रहा है ना। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। डन सर, तो ऑब्जेक्ट तो नीचे गिरेगा? हाँ आएगा। फिर नीचे गिर रहा है और उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये तो वही केस हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जैक्टली डिट्टो वही केस है ये। ऑब्जेक्ट यहां पे रुका है, वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगा, याद है। 2 सेकेंड में 20 मीटर चलेगा, 3 सेकेंड में 45 चलेगा, 4 सेकेंड में 80 चलेगा, 5 सेकेंड में 125 चलेगा, 6 सेकेंड में 180 चलेगा, 7 सेकेंड में 245 चलेगा, 8 सेकेंड में 320 चलेगा, 9 सेकेंड में 405 मीटर चलेगा ये। अच्छा, तो फिर उस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस इतना, ये नीचे से रोक गया है, फाइनली कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। चाहे तुम जितनी मर्जी रफ्तार से फेंक लो ऑब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। मान लो तुमने यू रफ्तार से फेंका साहब, तो ऑब्जेक्ट यहां जाके रुका। अगर ज्यादा स्पीड दोगे, 2u रफ्तार से फेंकोगे, तो यहां जाके रुकेगा। रुकने के बाद इसका मोशन तो सेम इसी तरीके से होगा जिसका जैसा इस तरीके से होगा। ये रुक गया, यहां भी रुकेगा ये, तो ये भी 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा, ये भी 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा। 4u से फेंकोगे तो और ज्यादा ऊंचाई पे आके रुकेगा, u/2 से फेंकोगे तो जल्दी रुक जाएगा, u/4 से फेंकोगे तो और जल्दी रुक जाएगा। तो जितनी कम रफ्तार दोगे मैक्सिमम हाइट पे उसका रुकना तय है। क्लियर है? तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा है साहब? जीरो। तो तुम चारों केस को कंपेयर करो तो डाउनवर्ड जर्नी जहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा, फर्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा। क्या आपको यह बात समझ आ रहा है? मतलब ये तो केस वही रह गया। इसीलिए पहले टेक्स्ट बुक में और क्लास में बच्चे को ये पढ़ाते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाना चाहिए? आप ईमानदारी से सोच के बताओ, क्या पढ़ाना चाहिए? पहले ड्रॉप करने वाला केस। क्यों सर? क्योंकि ड्रॉप करने वाला केस समझ गए तो इसका आधा जर्नी तो आप समझ ही गए, और आगे थोड़ा और समझाऊंगा तो आधा जर्नी डाउनवर्ड जर्नी, ये जो डाउनवर्ड जर्नी एग्जैक्टली अपवर्ड जर्नी का उल्टा है। तो दोनों चीज समझ आ गया। क्लियर है क्या बात? अब सुनिए आगे। इसका अगर वेलोसिटी प्रोफाइल देखो तो अभी वेलोसिटी इसका था u, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा ये वेलोसिटी लीनियरली कम होता जाएगा, लीनियरली कम होता जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर लीनियरली क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये मैंने बनाया वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल। अब यहां से यहां तक जितने टाइम में तक जाएगा, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये जी रोक रहा है, ये जी ने इसको यू वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी दिया था, रिटार्डेशन का केस था, वही एक्सेलरेशन है, तो ये जीरो से यू दे देगा। बट ये डाउनवर्ड आके टकराएगा तो ये माइनस यू से कोलाइड करेगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू स्पीड ऑफ कोलिजन, स्पीड ऑफ कोलिजन, बट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, बट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल। क्यों भाई वेलोसिटी इक्वल क्यों नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे थ्रो किया तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे थ्रो किया तो जब वापस आया तो वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है। क्लियर है ये बात? इतना समझ आया? बहुत बेसिक सा बात समझाया मैंने आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके नीचे उसी पॉइंट तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, कुछ दिमाग से पैदल विद्यार्थी ये भी सोचते हैं सर फेंका तो यहाँ से था, गिरा यहाँ पे, अरे जिस लाइन पे गया ना उसी लाइन पे वापस आया, उसी पे ओवरलैप करा के ये चीज़ें समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कंप्लीट जर्नी कंसिडर करोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताइए मोशन अंडर ग्रेविटी इज 1D मोशन और 2D मोशन, एक लाइन पे गया एक लाइन पे आएगा। कंप्लीट जर्नी में डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा? जीरो, जहां से ऑब्जेक्ट आया वहीं पे वापस आ गया, इज इक्वल टू वेलोसिटी पॉजिटिव इनटू आने में टाइम tf माइनस हाफ g। माइनस क्यों लिया? वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, इनटू टी स्क्वायर। अब यहां से इसको इधर लेके जाओगे, t से t कैंसिल होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा आपका 2u/g, एंड इन फैक्ट दैट इज इक्वल टू
u बाई जी प्लस यू बाई जी, ये क्या है सर? ये है टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी प्लस टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। एक्जैक्टली अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम इक्वल होगा, और अपवर्ड जर्नी का टाइम बहुत आसानी से निकाल सकता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0। तो बताओ v फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। जब माइनस जी टी उधर ले जाऊंगा तो प्लस जी टी इज इक्वल टू यू, तो जी टी इज इक्वल टू यू, तो टी इज इक्वल टू यू बाई जी। तो ऊपर जाने का टाइम कितना होता है? यू बाई जी। नीचे आने का टाइम कितना होता है? यू बाई जी। और इंपॉर्टेंट बात, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने तुम्हें उठा के ऊपर फेंक दिया और साथ साथ इस चौक को भी फेंका है यू स्पीड से, तो जितने हाइट तक तुम जाओगे ना चौक भी उतनी हाइट तक जाएगा, और जितने टाइम तक तुम हवा में रहोगे ना चौक भी उतनी ही टाइम तक रहेगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा यहाँ से यहाँ तक बेटा, इसको कहेंगे अपन मैक्सिमम हाइट, इसको बोलेंगे अपन मैक्सिमम हाइट। दैट मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते, देखिए मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यहां से यहां तक जर्नी को कंसीडर करते हैं। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या है? 0। तो u इज इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 माइनस जी इंटू एच। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये u तो 0 है, तो हाइट बराबर क्या आ जाएगा? हाइट इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, तुमने अगर थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझना थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये अगर हाई आगे चल के पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा महसूस करो कि मास पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी होगा इसका हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो सुना होगा ना नाम, हाफ एम यू स्क्वायर, 9th 10th में पढ़ा होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका स्पीड कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा। तो एनर्जी जा कहाँ रहा है? लॉस हो रहा है क्या? नहीं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन करता जा रहा है, और एच हाइट पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। एम से एम कैंसिल हो गया तो हाइट इज इक्वल टू आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2g। ये सेम हाइट आया है क्या? हाँ भाई, वही हाइट है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। अगेन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड्स। यहाँ पे डज नॉट डिपेंड्स लिखना भूल गया, यहाँ पे याद रखिए ऐसे लिखेंगे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो और मैक्सिमम हाइट की बात करो, दोनों ही डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। किसकी बात कर रहे हो? टाइम ऑफ फ्लाइट एज वेल एज मैक्सिमम हाइट, दोनों मास पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी चीज़ को वहाँ 4 kg के ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, 10 kg के ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सेम होगा। आइए नेक्स्ट, जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अगर स्पीड को डबल करूंगा तो मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर से प्रोजेक्ट किया और एक ऑब्जेक्ट को 40 मीटर से प्रोजेक्ट किया, तो उनकी हाइट का रेशियो बताइए। हाइट का रेशियो 1:4 होगा। हाइट का रेशियो क्या होगा? 1:4 होगा। क्यों भाई? समझ गया ना कहानी? मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाएंगे साहब। किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी होगा vt इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन p नीचे की तरफ है, इनटू gt, ये आएगा। किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी होगा u माइनस gt, u माइनस v इज इक्वल टू u माइनस gt। अब ढंग से देखेंगे तो वेलोसिटी टाइम पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। वहाँ पे भी तो वेलोसिटी टाइम पे लीनियरली डिपेंड कर रहा था। वहाँ पे वेलोसिटी जब ड्रॉप करते थे तो 0 मिलता था, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नीचे आता था। यहाँ पे जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे 0 रखोगे तो वेलोसिटी u है, और ऑब्वियसली यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है? u है। मतलब ये v वर्सेस t का ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ पहली बात स्ट्रेट लाइन बनेगा, y बराबर mx प्लस c के से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx, देखो mx x एक्सिस पे t रखा है, प्लस c इंटरसेप्ट u है, तो यहाँ से वेलोसिटी का ग्राफ शुरू होगा u से। वैसे भी t 0 पे देखो वेलोसिटी u है, और ग्राफ लीनियरली नीचे की तरफ ऐसे आएगा। लीनियरली डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि स्लोप निगेटिव है, और स्लोप कितना है? माइनस जी के इक्वल। क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है? बिल्कुल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन। इसको v को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन dv/dt, u कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और टाइम के रिस्पेक्ट में g कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, -g। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या आया है, -g। और आपको पता है एक्सीलरेशन -g क्यों आया है, क्योंकि नीचे मैंने माइनस माना था, नीचे अगर प्लस हो मानूंगा तो एक्सीलरेशन प्लस होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आप बोलेंगे कि सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू -g है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। अब इस दोनों को ग्राफ को कंपेयर करके देखो, क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन। इसका स्लोप कैसा है, देखो निगेटिव एंड कांस्टेंट है। देखो ये एक्सीलरेशन निगेटिव एंड कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी कितने टाइम 0 हो गया है, तो ये कौन सा इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 रखते हैं, और वैसे वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो ये वेलोसिटी 0 रखोगे तो t = u/g आएगा, मतलब u/g टाइम पे। और ये देखो तुमने निकाला था ना ऊपर जाने का टाइम u/g, एक्जैक्टली u/g टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और ये होगा आपका -u, ग्राउंड पे फिर से 2u/g पे वही वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, किसी भी t टाइम पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल पोजीशन 0 है, तो फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमने क्या माना है, यहाँ पे 0 माना है। तो ध्यान से देखिएगा, यह आएगा s = ut - हाफ gt², ये पूरा आएगा s = ut - हाफ gt²। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना 2 तरीके से सकते हैं आप। 2 तरीके से क्यों, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम सेम सिचुएशन के लिए है। इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में कन्वर्ट कर दें, या इस इक्वेशन से बना लें। क्या कहता है इक्वेशन, कैसा बनेगा ग्राफ, तो देखो s वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे -t², है मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और t = 0 पे s देखोगे तो यहाँ पे t को 0 रखोगे तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे कट करेगा और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना तो एक चीज समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। इसका स्लोप कैसा है, देखो तो बेटा यहाँ पे स्लोप देखो तो पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप कैसा है, 0 है, स्लोप 0 है। स्लोप 0 मीन्स व्हाट, वेलोसिटी 0। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव मीन्स व्हाट, वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप निगेटिव मीन्स व्हाट, वेलोसिटी निगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव होगा। ध्यान से देखेंगे, देखिए कंटिन्यूअसली स्लोप इसका कम होता जा रहा है और 0 हो गया। और वैसे भी रोता हुआ ग्राफ है, तो ग्राफ में तो मास्टर हो आप। रोते हुए ग्राफ का स्लोप क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है सर। तो देखिए ये रोता हुआ ग्राफ है तो स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव से 0 फिर निगेटिव है। देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल एग्जांपल, पहले वेलोसिटी था u, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है। एक्जैक्टली वेलोसिटी देखिए कंटिन्यूअसली डिक्रीज होकर 0 आया है, पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, 0 आया, फिर निगेटिव में चला गया। समझ में आएगा नहीं, देखो वेलोसिटी लगातार घट रहा है। सर यहाँ से तो बढ़ रहा है बेटा, स्पीड बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे होगा तो लगातार ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है निगेटिव में, वेलोसिटी बढ़ रहा है निगेटिव में, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहेंगे, स्पीड। तो स्पीड लगातार बढ़ रहा है। क्लियर है बात, अच्छे से आपको क्या समझ आया। ये कहानी स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज कर लीजिए। अच्छा लिखिए। अब देखिए यहाँ तक हमने जो केस समझा था ये बहुत बेसिक था, हमने बस फंडामेंटली टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में समझा और मैक्सिमम हाइट के बारे में समझा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ऊपर जाने का टाइम u/g और नीचे आने का टाइम भी u/g। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u²/2g। रट लो u²/2g। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u²/2g। मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू u²। मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू u²। वेलोसिटी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगा, वेलोसिटी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मैक्सिमम हाइट 4 टाइम्स हो जाएगा। वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा कि असल में मोशन सिमेट्रिक क्यों है। मोशन सिमेट्रिक क्यों है मैं समझाता हूं। देखो मान लो यहां से ऑब्जेक्ट को मैं 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करता हूं। कितने से प्रोजेक्ट किया, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है।
ये पॉजिटिव वेलोसिटी है नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे रेफरेंस पॉइंट मैं कहाँ मानता हूँ, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानूंगा और नीचे की तरफ नेगेटिव मानूंगा, तो वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करते, चलो 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो कैलकुलेट करते हैं पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g, 2u की वैल्यू बोलो 50, g की वैल्यू बोलो 10, कैंसिल हो गया सर 10 सेकेंड। अच्छा मैक्सिमम हाइट u²/g, u²/2g, 50 का होल स्क्वायर बाई 2g, सॉल्व कर लेना 125 मीटर आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा मैक्सिमम हाइट तक 125 मीटर, और 10 सेकेंड है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऑब्वियस सी बात है अपवर्ड जर्नी का टाइम होगा 5 सेकेंड, और वैसे भी अपवर्ड जर्नी का टाइम हम निकाल सकते हैं u/g से, अपवर्ड जर्नी का टाइम निकाल सकते हैं u/g से, तो u बोलो 50, g की वैल्यू बोलो 10, मतलब वेलोसिटी दिया होगा ना उसका जीरो हटा देना बस। और 90% क्वेश्चन में वेलोसिटी कैसे होगा, 50 मीटर, 60 मीटर, 30 मीटर, 70 मीटर, और तुम 10 से डिवाइड करो, मतलब जीरो हटा के वही टाइम कह सकते हो ऊपर जाने का। ऑब्जेक्ट को 20 मीटर से फेंका 2 सेकंड तक ऊपर जाएगा, 40 से फेंका 4 सेकंड तक ऊपर जाएगा, 50 से फेंका 5 सेकंड तक ऊपर जाएगा, 40 से फेंका 4 सेकंड तक जाएगा, 60 से फेंका 6 सेकंड तक ऊपर जाएगा। क्लियर है बात, तो बताओ कितनी देर तक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, 5 सेकंड तक जाएगा सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट t = 5 सेकेंड पे होगा, ठीक है, बढ़िया सर। अब क्या, अब ये है कि ऑब्जेक्ट यहां पे कितनी देर पे होगा, मान लो कि t = 6 सेकेंड यहां हो रहा है, t = 7 सेकेंड यहां हो रहा है, t = 8 सेकेंड यहां हो रहा है, t = 9 सेकेंड यहां हो रहा है, और यहां हो रहा है t = 10 सेकेंड। देखो जब गिरेगा तो कुछ एक सेकेंड तो ट्रेवल करके ही आएगा, ठीक है। अब तुम कहते हो कि ऊपर जाने का टाइम एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, अगर मैं जर्नी को यहां से मिटा दूं और बोलूं कि बताओ यहां से यहां तक कितने टाइम में है, 2 सेकंड में, तो क्या यहां से यहां तक भी 2 सेकंड में गया होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुम जमीन से बोल रहे हो 5 सेकंड में है और 5 सेकंड से यहां लगेगा टाइम। इसका मतलब यह है कि यहां से 2 सेकंड तो यहां भी 2 सेकंड, इसका मतलब यह है कि यहां टाइम हो रहा होगा 4 सेकंड। सर आपको कैसे पता? 5 से 6 1 सेकंड का टाइम है, तो ये भी 1 सेकंड का टाइम होगा। यहां पे टाइम हो रहा होगा कुछ 3 सेकंड, यहां पे टाइम हो रहा होगा कुछ 2 सेकंड, यहां पे टाइम हो रहा होगा कुछ 1 सेकंड, एग्जैक्टली यहां बराबर होगा, और यहां पे टाइम हो रहा होगा 0 सेकंड। देखो बेटा मोशन सिमेट्रिक है, कैसे पता चला? अपवर्ड जाने का टाइम u/g, डाउनवर्ड जाने का टाइम u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस का बराबर है, दोनों केस में एक्सीलरेशन सेम है, -g नीचे, -g पहले केस में था स्पीड कम कर रहा था, दूसरे केस में स्पीड बढ़ा रहा है। मतलब पहले जितने टाइम में जितना स्पीड कम किया है, बाद में उतने ही टाइम में उतना ही स्पीड बढ़ाएगा। ऊपर जाते समय जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, नीचे आते समय उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, मतलब दोनों मोशन सेम है। तो इसमें पढ़ना क्या रह गया? अब पहले मैंने ड्रॉप करने वाला सारा केस समझा दिया है, ये मोशन तुम्हें पूरे पहले से पता है। सुन, यहां पे जब मैक्सिमम हाइट पे गया था तो वेलोसिटी क्या था? 0 था, मतलब ये 5 मीटर चला है, यहां से यहां तक 15 मीटर चला है, यहां से यहां तक 25 मीटर चला है, यहां से यहां तक 35 मीटर चला है, और यहां से यहां तक कितना चला है? 45 मीटर चला है, और सबको जोड़ते 125 मीटर होगा। तो वो भी छोड़, देख 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलता है 5 मीटर, 2 सेकंड में चलता है 20 मीटर, 3 सेकंड में चलता है 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर, 6 सेकंड में 180 मीटर, 7 सेकंड में 245 मीटर, 8 सेकंड में 320 मीटर। मतलब 5 सेकंड में कितना चलेगा? 125 मीटर। तो ऑब्जेक्ट यहां पे 5 सेकंड में था, यहां पे 10 सेकंड में था, तो डाउनवर्ड जर्नी का टाइम है 5 सेकंड का, मतलब ये 125। ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मोशन सिमेट्रिक है। मैंने क्या किया? u/g से ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया। 50 सेकंड है तो ऊपर जाने का टाइम 5 सेकंड, ऊपर जाने का टाइम 5 सेकंड, तो नीचे आने का टाइम 5 सेकंड। दैट्स इट। ये कंसेप्ट समझ लो। यूं होंगे सवाल, बस बिना फॉर्मूला के कोई भी सवाल डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये लाइन खींच के। कैसे? ये लाइन ऐसे ऐसे खींच लो, ये ऐसे ऐसे पता ही है, इसका उल्टा ये है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए। अब दूसरी बात और समझाता हूं। यहां पे देखो वेलोसिटी लीनियरली घट रहा होगा, है ना? लीनियरली घट रहा है। यहां पे कितना वेलोसिटी होगा? 10 सेकेंड, 10 मतलब मीटर पर सेकेंड। यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें निकालना है तो कैलकुलेट कर ले फॉर्मूले से, 30 मीटर पर सेकेंड, बट नीचे की तरफ। किधर? नीचे की तरफ। यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। तुम एक काम करो ना, निकालो वेलोसिटी 8 सेकंड के बाद, कैलकुलेट कर लो। 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालो, कितना आएगा? बताओ 8 सेकंड में कितना लिखा है मैंने? 30 ना, निकाल लो, 30 आएगा। v = v + 80 से निकाल लो। तुम ना एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट निकालो 7 सेकंड में कितना होगा? सेवेंथ मतलब 6 से 7 के बीच में। 6 कहाँ है? यहाँ है,
ये 7th है। और निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड निकालना है साहब। बोलो u 50 माइनस a/2 माइनस 5, सिंपल। 7 सेकेंड, 7th मतलब 2n-1, तो 14 माइनस 1। देखो ये 50 माइनस 5, 14 माइनस 1 13, 13 5 65। एक मिनट, थर्टीन ना, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 65 आएगा ना, 65 आएगा। तो ये 15 मीटर हो गया, सही तो है यार। ये देख 15 मीटर। सर माइनस क्यों आ रहा है? नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना, 6 सेकंड से 7 सेकंड नीचे, तूने नीचे निगेटिव माना, वही मैं सोच रहा था निगेटिव कैसे आ रहा था, नीचे निगेटिव ही तो आएगा। 6 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ 7 सेकंड में आता, निगेटिव 15 मीटर। देखिए पहले ही लिख दिया मैंने। तो सर फॉर्मूला में कुछ नहीं रखा भाई, फॉर्मूला में कुछ नहीं रखा, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट आ गया मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी तो खत्म ही है बस। अब बस थोड़ा सा सोच समझ के बुद्धि लगाना। चलो एक और बात बताता हूँ। यहाँ देखो 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ है। अच्छा तो सर क्या करें? 7 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ है, इन दोनों टाइम को ऐड करो, बोलो क्या होगा? 10 सेकंड। अच्छा 6 and 4 10 सेकंड, 2 and 8 10 सेकंड, 9 और 1 10 सेकेंड। दोनों आमने सामने वाले टाइम को आप ऐड कर दोगे, दोनों आमने सामने वाले टाइम को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपका मैक का टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम 3 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम 3 सेकेंड, मोशन सिमेट्रिक है। और यहाँ से चल के यहाँ तक आने का टाइम 7 सेकेंड, 7 और 3 10 सेकेंड। मज़ा आया कि नहीं आया? अब देखो, अब चाहे सवाल कुछ भी पूछ लो, जवाब बिना कैलकुलेशन के निकाल के दे दूंगा। क्या सवाल है? देखो सबसे पहला सवाल, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। अब 90% सवाल में ऐसे ही होगा, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। पहले था ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, देन डिस्प्लेसमेंट इन, नहीं ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड देन इट इज एट सेम हाइट at 7th second and 11th second. Then find a speed of projection, time of flight, maximum height. कुछ भी पूछ सकता है वो, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। अब तुम्हें सॉल्व नहीं करना, बस सुनो ध्यान से। नॉर्मल कैलकुलेशन यूज करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, लेंथी हो जाएगा। कंसेप्ट समझना, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड देन इट इज एट सेम हाइट एट 7 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। 7 सेकेंड पे और 11 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, सेम हाइट पे ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब आमने सामने ही होगा। जैसे देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट करते तो ऊपर जाता है कहीं, फिर नीचे आ जाता है। जब ऊपर जाके नीचे आता है तो किसी पर्टिकुलर एच हाइट पे वो 2 बार आता है, अपवर्ड जर्नी में और डाउनवर्ड जर्नी में। अपवर्ड जर्नी में ऑब्वियसली टाइम हो रहा होगा 7, एग्जैक्टली एट 7 सेकेंड होगा, 7th नहीं होगा यार, सॉरी, एट 7 सेकेंड होगा, आई एम सॉरी, क्योंकि 7th का मतलब था 6 से 7 का इंटरवल। एट 7th मतलब एट 7 सेकेंड मतलब 7वें सेकेंड, 7 सेकेंड पे एग्जैक्टली है, और नीचे आते हुए 11 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट है। तो बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 11 + 7 18 सेकेंड। तो ऊपर जाने का टाइम क्या हो गया? 9 सेकेंड। बताओ क्या होगा? ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? ऊपर जाने अपवर्ड जर्नी का टाइम 9 सेकेंड। अगर अपवर्ड जर्नी का टाइम 9 सेकेंड है, इसका मतलब साफ साफ पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को 90 से फेंका है। ऑब्जेक्ट को कितने से फेंका है? 90 मीटर पर सेकंड से फेंका है। और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो होगा 405 मीटर। और टोटल डिस्टेंस तो निकाले 810, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 एंड टोटल डिस्टेंस बताओ क्या होगा? 810 मीटर। और कुछ ये हाइट भी निकाल दूँ, ये हाइट निकाल दूँ, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा एकदम। मतलब जितना लंबा सवाल था उससे छोटा ही सॉल्यूशन है, और 4 चीज़ें बता दी बिना कैलकुलेशन के, 4 चीज़ें बता दी, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया। सुनो ध्यान से सुनो, ये हाइट निकालना है, सुनना आप ध्यान से। 9 सेकंड पे यहाँ, 11 सेकंड पे यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? वेलोसिटी 0 थी ना मैक्सिमम हाइट पे, 9 से 11 2 सेकंड। 2 सेकंड मतलब ये 20 मीटर।
तो h इज इक्वल टू, टोटल हाइट है तेरा 405 में से -20 मीटर कर दो, आंसर आ गया। मजा आया कि नहीं आया? सुनो और सवाल देखो, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ यू, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ यू, इट इज एट सेम हाइट एट t इज इक्वल टू, इस बार ढंग से लिख रहा हूं मैं, देखना, एट 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू चल 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड एंड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, देन फाइंड दैट हाइट। ये सवाल बढ़िया हो गया, दैट हाइट, सवाल बढ़िया हो गया। सर कैसे बढ़िया कैसे हो गया? क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को u रफ्तार से ऊपर फेंका, अब वो दो टाइम पे देखो, अगर 4 सेकेंड लिखा हुआ ना तो एग्जैक्टली 4 सेकेंड कहीं पे होता है, एट 4 सेकेंड होता है। तो ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एंड इट इज एट सेम हाइट, एट मतलब एक टाइम पे, कब? एग्जैक्टली जब 4 सेकेंड हुआ था, और एग्जैक्टली जब 10 सेकेंड हुआ था तो सेम हाइट पे था। तो क्या करेंगे, बस ऐसे सवाल को क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, वो नीचे आएगा, तो कभी टाइम 4 सेकेंड हो रहा होगा, ये रहा 4 सेकेंड, और उसी हाइट पे नीचे आते समय कब आया है? 10 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 14 सेकेंड, तो ऊपर जाने का टाइम हो गया 7 सेकेंड, तो u हो गया 70 मीटर पर सेकेंड। तुम शायद समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो। देखो फॉर्मूला लगा लेना, चल देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है ऊपर जाने का टाइम, और u/g होता है t, तो u बराबर ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम क्या है? 7 सेकेंड, तो u/g इज इक्वल टू t, तो g और t को मल्टीप्लाई कर दो तो u मिल जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 70 मीटर पर सेकंड हो गया। अब सुनो अच्छे से, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट 7 सेकंड पे होगा, 7 सेकंड पे होगा, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? अरे रामलाल, 7 सेकंड में मैक्सिमम हाइट 245 मीटर, 6 सेकंड में 180, 7 सेकंड में 245, मतलब ये 245 मीटर है। वाह सर, मजे आ गए आज तो मोक्ष की प्राप्ति हो गया लगता है। ठीक है, अब देखो 7 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ है, 10 सेकंड में है। अगर अपने को ये हाइट पूछा है, सेम सवाल मैंने इसलिए कराया कि कंसेप्ट रिपीट हो तो थोड़ा समझ में आए तुम्हें। ये हाइट अगर मुझे चाहिए, ये हाइट मुझे पता है, और यहां से यहां तक देखो मैं क्या कर रहा हूं, तुम लॉजिक समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, सवाल कुछ भी दो, सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे ऑब्जेक्ट कब पहुंचा है, उसका तो सारा कहानी खत्म, क्योंकि यहां के पे कब पहुंचा मुझे पता चल गया, तो ये सारा कहानी मुझे पता है। देखो 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट 45 मीटर चलता है। सर आपको कैसे पता? ये तो हमें पता नहीं, वेलोसिटी 0 है, तो 7, 8, 9, 10, 3 सेकंड का इंटरवल, 7 से 10 3 सेकंड का इंटरवल है, तो कितना चलेगा? 45। तो ये जो स्मॉल h होगा वो आपका होगा स्मॉल h इज इक्वल टू 245 माइनस 45, अरे वाह यार, 200 मीटर आंसर, जबरदस्त जवाब, 200 मीटर आंसर। क्लियर है क्या? अच्छा सुनो ये सवाल देखो, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, it is at same height which is equal to नहीं same height at 2 second and 6 second, देन फाइंड एच मैक्स। ये सवाल एक बार खुद से कर लो और मैं आंसर बता देता हूँ, है ना, एक सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लो, आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 2 and 6 8 8 का मतलब 4 और 4 और 2, 4 मीन्स 80 20 60 मीटर। मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, 60 मीटर आंसर आएगा, निकाल लो एक बार, है ना, 60 मीटर आंसर आएगा, निकाल लो, है ना, कैलकुलेट कर लो। अगर नहीं है तो फिर देख लेना, वैसे मैं एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ 8 मतलब 4 मतलब 80 और 6 और 2 20, अरे जबरदस्त, 60 मीटर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, 60 मीटर आंसर होगा। स्क्रीन पॉज करके लिखो बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। क्या आपको समझ आ रहा है कहानी? अब देखिए और थोड़े से अच्छे सवाल करते हैं। यहाँ पे तो अपवर्ड जर्नी डाउनवर्ड जर्नी के कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके मैं बढ़िया सवाल देता हूँ आपको, लैंग्वेज चेंज करके बढ़िया सवाल देता हूँ। अब चाहे तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, देन डिस्प्लेसमेंट इन
नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, ऊपर फेंके, ऊपर फेंका है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड is same in 3rd second and 8th second, then find that distance। अरे लाजवाब सवाल, किताबों में देखोगे पन्ने भर देगा। आप सॉल्यूशन देखना। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम इन 3rd सेकेंड एंड 8th सेकेंड। तो वही गलती जो मैंने पहले सवाल में कर रहा था, मैं बच गया। 3rd सेकेंड का मतलब होता है 2 से 3 के बीच का, 3rd सेकेंड का मतलब होता है 2 से 3 के बीच का, और 8th सेकेंड का मतलब होता है 7 से 8 के बीच का। तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रोजेक्ट करा है कि 3rd सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, इस पर्टिकुलर 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली 8 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। तो 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सामने सामने होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए स्पीड कम होता है, तो ऊपर वाले रीजन में स्पीड कम है और नीचे आ रहा है तो स्पीड उसका 0 धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ में आया ना? और मैंने डायग्राम बना के समझाया था, एग्जैक्टली सेम रेशियो में चलता है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में डिस्टेंस एग्जैक्टली इतना ही डिस्टेंस 1 सेकेंड में चले, वो सेकेंड सामने ही होगा। मतलब बात है 8 सेकेंड होगा तेरा 7 से 8 सेकेंड का बीच, ये 8 सेकेंड, ये 7 सेकेंड। अब क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए। असल में मुझे सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, बिना कैलकुलेशन के निकाल दूंगा। देख 8 और 2 10, तो सुनना, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट 500 मीटर, सॉरी 125 मीटर, मैक्सिमम हाइट। देखो ऊपर ऑब्जेक्ट कितने देर तक जाएगा? 5 सेकेंड तक। मैक्सिमम हाइट, टाइम फ्लाइट का आधा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 50 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम्हें सारा कहानी दिख गया? घूम फिर के सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब सुनना अच्छे से, अपने को क्या देखना है कि मान लो कहीं t=6 यहाँ होगा, तो 5 से 6 में पहला सेकेंड है डाउनवर्ड जर्नी का, ये दूसरा सेकेंड है डाउनवर्ड जर्नी का, ये 3rd सेकेंड है डाउनवर्ड जर्नी का। 3rd सेकेंड मतलब 5 15 25 मीटर आंसर, ये एग्जैक्टली 25 मीटर आंसर आ गया। बेटा सुनो अच्छे से, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी बताओ क्या था? 0 था सर। यहाँ पे वेलोसिटी 0 था। पहले सेकेंड में x चलेगा, तो दूसरे सेकेंड में यहाँ से दूसरा सेकेंड है। अरे भाई t=5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गया है, तो t 5 से 6 तक पहला सेकेंड है डाउनवर्ड जर्नी का, 6 से 7 तक दूसरा सेकेंड है डाउनवर्ड जर्नी का, और ये 3rd सेकेंड है डाउनवर्ड जर्नी का। 25 मीटर चलेगा, लिख लो डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और करना है सवाल, आगे देखो। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप with speed 55 meter per second, then find distance in 6th second. आओ, object is projected up with speed 55 meter per second, then find distance in 6th second। 6th second में, और वो भी डिस्टेंस चाहिए 6th सेकेंड मतलब 5 से 6 के बीच का। सुनना आप ध्यान से, एक ही लॉजिक काम करेगा यहाँ पे। u/g होता है ऊपर जाने का टाइम, तो ये 55/10 5.5 एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकेगा t=5.5 सेकेंड में। और सर अगर g की वैल्यू 9.8 यूज करना हुआ तो कभी मत करना, g की वैल्यू 9.8 यूज करना ही नहीं है। 10 करो और अपने अकॉर्डिंग आंसर आसपास में टिक करो। बोर्ड के लिए तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें पढ़ना है IIT-JEE के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए, कंपटीशन के लिए। 5.5 सेकेंड। अब सुनो, फाइंड डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। तो 5.5 सेकेंड रुका है, तो कहीं t=5 सेकेंड पे यहाँ होगा और t=6 सेकेंड पे यहाँ होगा। अरे 5.5 याद है, 5 पहले 6 बाद में होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हें पता है कि 0 है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है? ½ सेकेंड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ½ सेकेंड का होगा। और आपको पता है क्या कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। तो रामलाल कहानी खत्म। यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम ½ सेकेंड, 5.5 से 6 सेकेंड डाउनवर्ड जर्नी का आधा सेकेंड हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। s बराबर ½ g की वैल्यू 10 × 1/2 का होल स्क्वायर, ये होगा 4 × 8
10/8 4/5 मतलब 1.25 मीटर। और तुम्हें पता है कि इस वाले अरे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर है, यहाँ से यहाँ का टाइम, यहाँ से यहाँ का टाइम बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक मोशन अंडर ग्रेविटी मान लेना। हटा, जितना आधे सेकंड में यहाँ चला उतना ही आधे सेकंड में ये चलेगा। तो ये आधे सेकंड में कितना चलेगा साहब? तो ये चलेगा तुम्हारा 1.25 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 1.25 1.25 2.5 मीटर। और अगर बात कर देता हो डिस्प्लेसमेंट का तो होता 0। अगर बात कर देता डिस्प्लेसमेंट का तो होता 0। इधर देखो, 2 ऑब्जेक्ट, या सिर्फ ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट is projected up with speed u, then find distance in last t second of upward journey। अपवर्ड जर्नी के लास्ट टी सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? जबरदस्त सवाल है, लेकिन आंसर बहुत आसान है, हाफ GT²। सर आपने तो टी से यू से प्रोजेक्ट किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या बात हुई सर? ये बात हुई, अगर आपको समझ आ गया होगा, समझदार बच्चों को समझ आ गया होगा। देखो बेटा, नहीं कुछ करूंगा मैं, बहुत समझा चुका, लाइन खींच खींच के एक ही बात जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। Object is projected up with speed u, then find distance in last t second of upward journey। देख भाई, लास्ट t सेकेंड में उतना ही ऑब्जेक्ट चलता है, मैं समझा ही देता हूँ। चल, ऑब्जेक्ट को u से प्रोजेक्ट किया, फाइनली तो कहीं ना कहीं उसको रुकना ही है। फाइनली किसी पॉइंट पे जाके उसको क्या करना है? रुकना है। तो अपवर्ड जर्नी का लास्ट t सेकेंड कहीं यहां से यहां तक होगा, और डाउनवर्ड जर्नी का लास्ट टी सेकंड का यहां से यहां तक होगा। अपवर्ड जर्नी के लास्ट टी सेकंड में और डाउनवर्ड जर्नी के लास्ट टी सेकंड में सेम चलता है, बिल्कुल। अपवर्ड जर्नी के लास्ट टी सेकंड में और डाउनवर्ड जर्नी के लास्ट टी सेकंड में ऑब्जेक्ट सेम चलता है। मतलब यहां से यहां तक जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट टी सेकंड में, अच्छे से लिख देता हूं। चलो यहां पे जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। डिस्टेंस इन टी टाइम इन टाइम टी इन लास्ट टी सेकेंड, अच्छा इन लास्ट टी सेकेंड ऑफ अपवर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। सेम होगा, क्यों? क्योंकि मोशन सिमेट्रिक है। अपवर्ड जर्नी का लास्ट टी सेकेंड और डाउनवर्ड जर्नी का स्टार्टिंग का टी सेकेंड बराबर है। अच्छा देख, सुना, यहां से यहां तक बांट ले। तू कहेगा यहां से यहां तक जाने का टाइम टी और यहां से यहां तक आने का टाइम टी, तो ये और ये हाइट सेम होना चाहिए ना यार। मोशन अंडर ग्रेविटी जरूरी है कि ग्राउंड से ग्राउंड ही देखोगे। यहां से यहां तक सिमेट्रिक है तो कहीं भी बीच में लाइन खींच लो, वहां से सिमेट्रिक होगा। यहां से यहां तक सिमेट्रिक है। ऐसा सवाल पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस, सुनना सवाल, देन फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी 5 मीटर, क्योंकि लास्ट का 1 सेकेंड नीचे गिरते समय फर्स्ट 1 सेकेंड की इक्विवेलेंट होगा, सिमेट्रिक मोशन है तो ये 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, या तुम निकाल लो। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, व्हाट 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। आंसर आएगा तुम्हारा 5 मीटर। यू पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि लास्ट का 1 सेकेंड और नीचे गिरते समय फर्स्ट 1 सेकेंड सेम होगा, और फर्स्ट 1 सेकेंड में हमेशा 5 मीटर चलेगा, चाहे तुम कितनी रफ्तार से फेंको। नीचे गिरते समय फर्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर ही चलेगा, चाहे तुम कितनी रफ्तार से फेंको। समझ आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, देन इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं बताया, बोल रहा है कि u स्पीड से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट करा। कितनी स्पीड से करा? u स्पीड से। मुझे इसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, बट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, अगर मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट h है, तो ये कह रहा है हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मींस h/2। हाइट पे यहां भी h/2 होगा। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं, इसको छुपा लो, यहां पे जाके वेलोसिटी 0 होगी। तुम ये मानो बस कि मुझे h/2 पता करना है, ये h/2 पता चल जाएगा, इसमें h है मैक्सिमम हाइट। आंसर मतलब ये तो बड़ा आसान है। हाँ,
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें यू के टर्म्स में तो पता है मैक्सिमम हाइट निकालना, बट आप कह रहे हो कि मैक्सिमम हाइट के आधे पे इसकी स्पीड है। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करता हूं, देन इस स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड एट 1/3 ऑफ मैक्सिमम हाइट, एट 1/3, और मुश्किल कर देता हूं, 1/3 ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखो ये 1/3 ऑफ मैक्सिमम हाइट हो गया h/3, तो ऊपर हो जाएगा 2h/3। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2h/3 इज इक्वल टू, ये हाइट कितना हो गया 2h/3 इज इक्वल टू u स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर बाई 2g। बताओ 10 का होल स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 20 क्या होगा बोलो 5। तो यहां से h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 × 3 15/2 7.5 मीटर आंसर। अच्छा हाफ ऑफ द हाइट होता तो क्या होता, हाफ ऑफ द हाइट मतलब h/2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, तो h/2 तो h आ जाता आपका 10 मीटर। कोई खास बात नहीं है, वो दिया होता 2/3 ऑफ हाइट, तो 2/3 ऑफ हाइट पे उसकी वेलोसिटी है, तो हाइट तो ग्राउंड से ही मेजर करते हैं ना भाई। मैक्सिमम हाइट अगर इसका h है 2/3 ऑफ हाइट तो 2h/3, तो अभी उसको कितना ऊपर और जाना है जहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी h/3। अगर 1/3 दिया हुआ है तो 2h/3, हाफ ऑफ द है तो h/2 यहां से तुम नीचे भूल जाओ, यहां से मोस्ट सेंटर ग्रेविटी ऊपर लगा दो, कोई खास बात नहीं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे, स्क्रीन पॉज करके लिखे बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना था इसको, आप लिख चुके हैं। काम करिए, स्क्रीन पॉज करेंगे ना, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए फटाफट, सारे क्वेश्चन पहले लिख लीजिए फिर सॉल्यूशन लिखते रहिएगा। चलिए देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 125 मीटर हाइट, बॉल को 125 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, याद है ना 125 मीटर ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में चलता है, लेकिन 125 मीटर हाइट एंड स्टॉप आफ्टर 3 सेकंड। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 125 मीटर हाइट एंड स्टॉप आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड चलने के बाद जब बॉल को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या रहा होगा 0। कितनी देर चलाइए 3 सेकंड। 3 सेकंड में आपको पता है ऑब्जेक्ट 45 मीटर चल जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक 45 मीटर चल चुका था, तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस उसको और चलना था 80 मीटर। ऐड करिए तो 80 + 45 125 मीटर है। यहां पे बॉल को रोक लिया, कुछ वेलोसिटी रहा होगा, बॉल को रोक लिया, देन अगेन ड्रॉप इंस्टेंटेनियसली, फिर उसको इंस्टेंटेनियसली ड्रॉप कर दिया, देन फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तुरंत इंस्टेंटेनियसली ड्रॉप कर दिया, मतलब u0, टाइम नहीं लगा, बॉल यहां से आ रहा था, कुछ वेलोसिटी होगी, इसको रोका, फिर छोड़ दिया, तो यहां से यहां तक 80 मीटर जाने में उसको 4 सेकंड का टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 7 सेकंड हो गया। अगर मैं इसको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता 5 सेकंड। बीच में डिस्टर्ब करने से क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी फिर से मैंने 0 कर दी। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेलोसिटी की वजह से करता है, तो ऊपर में इसकी वेलोसिटी 0 था ड्रॉप करते टाइम, धीरे धीरे ये स्पीड अप हो रहा है, तो पर सेकंड ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहां पे वेलोसिटी होता 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, मैंने इसको 0 बना दिया और फिर से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के बाद 80 मीटर चलने के लिए उसको 4 सेकंड चाहिए, 3 सेकंड पहले लगा चुका था, टोटल टाइम फ्लाइट 7 सेकंड हो गया। क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल सर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, फटाफट स्क्रीन पॉज करके बेटा लिख लीजिए, आगे देखिए। इफ एयर रेसिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड वायर, इसी का तो इंतजार था। यहां से बॉल को यू रफ्तार से ऊपर थ्रो किया, अब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं है और दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताइए। ये मजेदार सवाल है, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं किया, बट एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स रखी है। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा होगा उस केस में एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, तो मान लो यहां पे एयर रेजिस्टेंस में दिखाऊं तो नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नीचे एयर रेजिस्टेंस, तो ए इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा G+A। फाइनली आपको कहीं भी जाके मैक्सिमम हाइट पे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होनी ही है, ठीक है ना। और एयर रेसिस्टेंस का नेचर क्या होता है, हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। एयर रेसिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो जब ये नीचे आ रहा होगा, जब ये डाउनवर्ड चल रहा होगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होगी साहब, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा, एयर फ्रिक्शन ए ऊपर होगा, तो यहां पे जो नेट एक्सीलरेशन आपका आएगा, ऑब्वियसली नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहां पे वेलोसिटी 0 था, जी ज्यादा होगा, नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका G-A। क्या एक्सीलरेशन होगा साहब G-A, तो यहां से यहां तक का एक्सीलरेशन G-A। अब जब यहां पे कोलाइड करेगा तो क्या स्पीड u रहेगा, नहीं, इसका स्पीड हो जाएगा कुछ v। यहां पे कई टेक्स्ट बुक में भी मैंने देखा है टीचर के नोट्स में गलत रहता है, क्या गलत रहता है वो सीखिएगा। टाइम फ्लाइट वो गलत निकाल देते हैं, वो कहते हैं यहां पे वेलोसिटी u, यहां पे वेलोसिटी 0,
तो टी हो गया u बटा g प्लस ए, एकदम सही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। और यहां पे बोल देते टी हो गया u बटा g माइनस ए, लेकिन यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां पे वेलोसिटी 0 होगा और फिर से जो वेलोसिटी v होगा ये इसके इक्वल नहीं होगा। इन फैक्ट v इज लेस देन u होगा, फाइनल स्पीड होगा वो कम होगा। क्यों होगा फाइनल स्पीड कम? एक ही बात कहूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक बात कहूंगा, एयर रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिव फोर्स है, इससे एनर्जी लॉस होगा। कौन सा एनर्जी? जितना एनर्जी से ऑब्जेक्ट चल रहा था वो एनर्जी लॉस होगा। अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं होता है तो जब जब ऑब्जेक्ट ऊपर चल रहा होता है ना, ग्रेविटी नीचे लग रहा होता है mg, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इससे एनर्जी छीनता है और फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। फिर जब ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो mg इसको एनर्जी दे रहा होता है और सेम डिस्प्लेसमेंट में सेम एनर्जी दे देता है। ऊपर भी h हाइट तक जाता है, नीचे भी h हाइट तक जाएगा, तो सेम डिस्प्लेसमेंट में सेम एनर्जी देता है। इसलिए यहां पे स्पीड और यहां पे स्पीड इक्वल होता है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है। जब ऊपर जा रहा था तो एयर रेजिस्टेंस नीचे इसमें एनर्जी छीन रहा था, जब नीचे आ रहा है तो भी एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है, एनर्जी छीन रहा है। तो एनर्जी लगातार छीन रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगा ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन। वही हुआ ना, ये रेसिस्टिव फोर्स है, ये एनर्जी को छीन लेगा, एनर्जी छीन लेगा तो स्पीड कम होगा, बस और कुछ नहीं कहूंगा। क्या क्लियर समझ में आया ये बात? अब आगे सुनो। यहां से यहां तक का मोशन और यहां से यहां तक के मोशन में एक चीज कॉमन है, वो क्या है सर? h। वो क्या है? h, हाइट h। अब डाउनवर्ड जर्नी के लिए अगर हाइट लिखोगे बेटा, डाउनवर्ड जर्नी के लिए हाइट लिखोगे, क्वेश्चन लिख चुके थे ना तुम, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया था ना क्वेश्चन? नहीं भी लिखा था तो पीछे स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, बहुत आसान है। अगर आप डाउनवर्ड जर्नी के लिए देखो, डाउनवर्ड बिल्कुल सही लिखा था, कोई बात नहीं। डाउनवर्ड जर्नी के लिए देखो तो वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g माइनस ए, तो h डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, यहाँ देखो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मान लिया तो नीचे h डिस्प्लेसमेंट, h इज इक्वल टू u0 हाफ g प्लस ए इंटू टी ऑफ डी, डाउनवर्ड जर्नी का होल स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा ठीक है, अपवर्ड जर्नी के लिए अगर माने, अपवर्ड जर्नी, तो आप जानते हो कि अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिक होता है, लेकिन तब जब एयर रेजिस्टेंस नहीं हो। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, कहाँ है सिमेट्रिक? यू से फेंका था, कम स्पीड से कोलाइड किया, v इज लेस देन यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछते हैं। ठीक है सर, कॉन्स्टेंट ही। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। फिर सर यहाँ वाले इक्वेशन के लिए एच निकालने के लिए तो यू लेना पड़ेगा। सुनो, ऐसा मानो कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा था तो नीचे एक्सीलरेशन था g प्लस ए, ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा था तो नीचे ही एक्सीलरेशन था g प्लस ए, तब तो सिमेट्रिक हो जाता। हाँ सर हो जाता, तो ऊपर हाइट गया h तो नीचे भी हाइट जाएगा h, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता, जितने देर में ऊपर जाएगा उतनी देर में नीचे जाएगा। तो g प्लस ए मान के ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो लिख सकता हूँ h, ये g प्लस ए ही है ना, ये h इज इक्वल टू हाफ g माइनस ए, सॉरी क्या कर दिया मैंने, इसमें g माइनस ए था, सॉरी डाउनवर्ड जर्नी में g माइनस ए था, g प्लस ए इंटू टी ऑफ अपवर्ड जर्नी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। आधे बच्चों को समझ नहीं आया कि सर ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं ऐसा मानूँ कि ये g प्लस ए है डाउनवर्ड में और अपवर्ड जाते समय, डाउनवर्ड जाते समय भी g प्लस ए है, तो अपवर्ड जर्नी जाते समय जो ये हाइट होगा, ये जो देखो g प्लस ए की वजह से जो हाइट आया है वो एग्जैक्टली उधर से g प्लस ए मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक मोशन लगा दो तो उतना ही हाइट आएगा। नहीं आना समझ, छोड़ दे, मैं निकाल के दिखाता हूँ, देखिए। एस इज इक्वल टू, सुनो, इनिशियल वेलोसिटी u है, u मान लो, इंटू टी ऑफ अप माइनस हाफ g प्लस ए इंटू टी ऑफ अप का होल स्क्वायर। अब सुनना ढंग से, एक काम करो, u को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम को लिख सकते हो t इज इक्वल टू वेलोसिटी u बटा फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ तक 0 होना है g प्लस ए, मतलब मैं u को लिख सकता हूँ t इंटू जी प्लस ए। हाँ सर लिख सकते हो, तो मैं u को यहाँ लिख दूंगा t अप इंटू जी प्लस ए, टी अप अपवर्ड जर्नी का टी यू मान लेता हूँ इंटू जी प्लस ए, ये लिखा है मैंने, और एक टी यू और है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा हाफ जी प्लस ए इंटू टी यू का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, g प्लस ए इंटू टी यू का होल स्क्वायर, जी प्लस ए इंटू टी यू का होल स्क्वायर हाफ है, मतलब एक में से आधा घटाऊंगा तो हाफ g प्लस ए इंटू टी ऑफ यू का होल स्क्वायर, ये आ गया तेरा h। जितना ऊपर जाते समय हाइट गया है उतना ही नीचे गिरा है, ये दोनों बराबर होगा।
तुम्हें अब तो समझ आ गया होगा, कन्विंस हो गए होगे इससे। अब देखो ये और ये बराबर है तो 1/2 से 1/2 कटेगा, और ये आपका टी अप है, टी अप बटा टी डाउन, इसमें से ये डिवाइड करो तो यहाँ पे सिंपल देखिएगा टी ऑफ अप बटा टी ऑफ डाउन का होल स्क्वायर, और टी ऑफ अप के सामने होगा जी माइनस ए बटा जी प्लस ए का उसको स्क्वायर उधर ले जाओगे तो रूट ये आएगा तो जवाब। बहुत ज़बरदस्त आंसर है, रट लो। और यहाँ पे जी की वैल्यू 10 और एसिलेशन एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने 2 दिया हुआ था। एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिया होता, मतलब एसिलेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एसिलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 - 2 8 और 10 + 2 12। अब बताओ कौन सा टाइम ज़्यादा है, अपवर्ड की या डाउनवर्ड। तो अपवर्ड टाइम देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम होगा, एंड डाउनवर्ड वाला टाइम ज़्यादा होगा। क्या लिखेंगे, अपवर्ड वाला टाइम कम होगा, टी ऑफ अप कम होगा और टी ऑफ डाउन ज़्यादा होगा, है ना। नीचे आते समय वो समय ज़्यादा लेगा। क्यों समय ज़्यादा लेगा, इसको भी फिजिकली विजुअलाइज करा देता हूँ। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो सिर्फ जी होता तो कुछ टी टाइम में रुकता। अब रोकने के लिए 2 लोग आ गए साहब, जी रोकने की कोशिश करा, ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट, जी नीचे लग रहा है तो वो स्पीड कम कर रहा है, रोकना चाह रहा है, तो अकेला जी रोक रहा था, अब 2 लोग मिलकर रोक रहे हैं तो कम टाइम लगेगा यार, तो पहले से देख कम हो गया। और अगर यहां पे सिर्फ जी आता तो इसको खींचने में समय ले लेता कुछ टी। अब ये जी नीचे लेके जाना चाहता और ए अपोज कर रहा है, मतलब इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखो टी ऑफ डाउन इज ग्रेटर देन टी ऑफ अप, ठीक है। तो फाइनली ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगा और फाइनली ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में टाइम ज्यादा लगेगा। अपवर्ड जर्नी से ज्यादा होगा डाउनवर्ड जर्नी, मतलब अपवर्ड जर्नी का टाइम कम, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ज्यादा। तो ये डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको पूरा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन। आराम से स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए प्लीज। चलो खत्म करते हैं ये कहानी, आगे शुरू करते हैं। अब क्या शुरू करेंगे, अब अपन शुरू करेंगे, देखिए ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u, देन इट इज एट हाइट h एट t1 एंड t2, देन फाइंड h इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। बड़ा आसान है, और ये आंसर रट लो, h इज इक्वल टू हाफ g t1 इंटू t2, ये आता है आंसर। सिंपल है, कैसे प्रूफ करेंगे देखो। ऑब्जेक्ट को u रफ्तार से ऊपर फेंका, ऐसे जाके यहाँ पे आएगा, किसी h हाइट पे वो 2 बार आया है, t1 पे और t2 पे। तो h t1 और t2 के टर्म से क्या होगा, सुनो, वेलोसिटी u है ना, तो देखो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तुम मानते हो 0,0, ऊपर प्लस नीचे माइनस एज यूजुअल। अब सुनना अच्छे से, s इज इक्वल टू आपने लिखा था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लिखा था क्या, हाँ सर ये तो लिखा था हमने। अब ढंग से सुनना, यहाँ ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन 0, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे आया तो किसी t टाइम पे ऑब्जेक्ट का हाइट h हो जाएगा, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ, एसिलेशन नीचे इसलिए माइनस आया, इंटू जी टी स्क्वायर। अब इसको ढंग से देखेंगे, इसमें पूरे इक्वेशन में 2/g से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2h/g। क्या कर रहे हो सर, अभी सुनो, ये हो जाएगा आपका 2u/g इंटू टी, और ये होगा आपका 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, इसको इस तरफ ले जाओ और क्वाड्रेटिक बन गया ये, ओ सॉरी, माइनस माइनस, इसको इस तरफ ले आओ तो ये बनेगा टी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -2u/g टी प्लस 2h/g। अब याद करो कि ये आपको टाइम का क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 1, ये किसकी वैल्यू होगी b, ये किसका वैल्यू होगा c, दैट इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आया था सारी टर्म को, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको याद है इसके 2 रूट आएंगे और दोनों रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो c/a होगा। c क्या है 2h/g, a क्या है 1, तो h इज इक्वल टू हाफ g t1 इंटू t2, ये रहा आंसर। तो कभी ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने u रफ्तार से ऊपर फेंका, किसी t1 और t2 टाइम पे 2 ही रूट तो आएंगे ना, ये क्वाड्रेटिक बन गया टाइम का, और दोनों टाइम को निकालने की जरूरत नहीं, आपको पता है रूट का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। ये रहा आपका c और ये रहा मैथमेटिक्स यूज किया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आंसर।
क्लियर है, कोई खास बात नहीं, एज एक्सपेक्टेड पहले लिख दिया था मैंने, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, कोई खास बात नहीं इसमें। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 60 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं सर, 60 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, बॉल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। बॉल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो ऊपर जाने का टाइम 6 सेकेंड होगा, तो नीचे आने का टाइम 12 सेकेंड होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 12 सेकेंड। अब सुनो क्या पूछा है, बहुत सारी चीज़ें पूछी है सर। वेलोसिटी एट 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड पूछा है, हाइट एट 4 सेकेंड पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड पूछा है, 10 से ज़्यादा सवाल है। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा ना एक लाइन का नहीं होगा। मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, सवाल यहाँ 10 से ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूशन सिंगल लाइन का नहीं होगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट सिखाया है मैंने। अब सब कुछ बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हो, मैं निकाल के दिखाता हूँ। देख भाई, u/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने का, कितने स्पीड से फेंका है? 60 से, तो u/g क्या हो जाएगा? 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड पे यहाँ आएगा। अब यहाँ पे ढंग से बना लो, ये होगा आपका 7 सेकेंड, डाउनवर्ड जर्नी का ये फर्स्ट सेकेंड है, और ये होगा आपका 5 सेकेंड, अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड है, ठीक है। 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड और 12 सेकेंड। ये 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और ये t = 0। अब मुझे ये सारी चीज़ें पता है। पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर चलाओ, सेकेंड सेकेंड में 15 मीटर चलाओ। डाउनवर्ड जर्नी के सेकेंड सेकेंड में हमेशा 15 चलता है। 25 सर, 35 सर, 45 सर, 55 सर। मैक्सिमम हाइट सर 6 सेकेंड, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया 6 सेकेंड तक नीचे गिरा है, 180 मीटर सर। अब तुम मुझे बताओ ना कि तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ तो आ गया, एक एक चीज़ का जवाब यहाँ से आ जाएगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, रुको 4 सेकेंड ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10, 20, यहाँ पे 20। डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव मानोगे तो -20, यहाँ पे +20 निकाल लो, लगा लो फॉर्मूला व्यू फाइनल वेलोसिटी का v बराबर u + at लगा लो, आंसर आ जाएगा। हाइट एट 4 सेकेंड, रुको 4 सेकेंड पे हाइट चाहिए, कहाँ चाहिए? 4 सेकेंड पे हाइट चाहिए, ये रहा 4 सेकेंड। ये बताओ डाउनवर्ड जर्नी के 4 सेकेंड पे हाइट चाहिए अपने को, तो यही वाला हाइट चाहिए। ये वाला हाइट कैसे आएगा? मुझे मैक्सिमम हाइट पता है 180, क्यों पता है? क्योंकि 6 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे 12 सेकेंड पे, तो ये कितना टाइम लगता है इसको? 8 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 180 मीटर चलता है, पता है ना। ये आएगा आपका 180 माइनस, और ये 4 सेकेंड और 8 सेकेंड पे सेम हाइट पे होगा, 2 में 20 चलता है तो 20 घटा दो, 160 मीटर। 160 मीटर, कैलकुलेशन नहीं किया बेटा, सिंपल ये लाइन खींच के बस डायग्राम बनाया था। हाइट एट 4 सेकेंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, क्या मजाक है, 8 मतलब 7 से 8 तक 15 मीटर आंसर। डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड 55 मीटर आंसर। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 8 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी होगा। इनिशियल पोजीशन यहाँ है, 8 सेकेंड में फाइनल पोजीशन ये होगा, तो ये आएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। एंड टोटल डिस्टेंस यहाँ से ये वाला लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मैक्सिमम हाइट 180 और 20 200 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर बाई 8 करेंगे, याद रखिएगा। एवरेज स्पीड के लिए अपन लेते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ, ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर नीचे है, टोटल डिस्टेंस काउंट करेंगे। आप समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड समझ गया ना। हाइट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, अरे यार क्या पूछ ले, तो पता ही है। अच्छा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। हाइट व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 40 मीटर पर सेकेंड, निकाल लीजिएगा आप 40 मीटर पर सेकेंड कहाँ होगा, यहाँ पे 20 30 40, यहाँ पे पूछा ये हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, कितना होगा बताऊँ? 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, 4 में 80 100 मीटर 100 मीटर, 180 में से 80 घटाओगे तो 100 मीटर आएगा, लल्ला 100 मीटर। इस सवाल का जवाब 100 मीटर। अब तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कंसेप्ट चमक रहा है एग्जैक्टली बोर्ड पे? बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। स्क्रीन